मोहन राकेश का वो मशहूर नाटक आषाढ़ का एक दिन। इसमें महत्वाकांक्षा, प्रेम और कला का जो टकराव है, उसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? ये सब शुरू कैसे होता है? चलिए, आज हम सब मिलकर इसके पहले अंक में उतरते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक प्रेम, एक अवसर और एक दुविधा। सच पूछें तो यही तीन चीजें हैं जो इस नाटक के पहले अंक का कह सकते हैं दिल हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों चीजें एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में एक साथ टकराती हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं माहौल की, परिवेश और बंधन की। कहानी की शुरुआत होती है आषाढ़ की पहली बारिश से। और ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यही बारिश हमें कालिदास और मल्लिका के रिश्ते की गहराई में ले जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समाज के बनाए नियमों से बहुत ऊपर है। इसकी जड़ें सीधे प्रकृति और कला से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, वो कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीग रही है और अपने सौभाग्य पर मुग्ध है। कितना खूबसूरत है ये। ये रिश्ता प्रकृति और कला से जुड़ा है और यही इसे इतना खास बनाता है। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। ये रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही शायद अव्यवहारिक भी। और बस यही बात मल्लिका की माँ अंबिका को बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित, स्थिर भविष्य चाहती हैं और यहीं से टकराव की पहली चिंगारी सुलगती है। तो अंबिका की नज़र में कालिदास क्या है? एक सपने देखने वाला, अव्यवहारिक इंसान जो उनकी बेटी को दुनियादारी वाले सुख नहीं दे सकता। और बस यहीं पर नाटक का पहला बड़ा क्लैश, पहला बड़ा टकराव हमें साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है व्यावहारिकता और दूसरी तरफ है जुनून। अंबिका सोचती है सुरक्षा और समाज के बारे में, और मल्लिका, वो तो एक ऐसी दुनिया में जीती है जहां प्रेम और कला ही सब कुछ। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक उत्प्रेरक, यानी एक कैटलिस्ट। ये जो शांत, अपनी ही धुन में मगन दुनिया थी ना, वो राजधानी से आए एक मेहमान की वजह से पूरी तरह हिल जाती है। एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली है। होता क्या है कि एक राजपुरुष दंतुल एक घायल हिरण के बच्चे का पीछा करते करते गांव पहुंच जाता है। और इस हिरण को बचाया किसने है? कालिदास ने। तो जाहिर है दोनों में एक जबरदस्त तनावपूर्ण बहस होती है। लेकिन ये सारा तनाव अचानक हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दंतुल को एहसास होता है कि वो जिस आदमी से लड़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि महान कवि कालिदास हैं। वही कालिदास जिन्हें वो ढूंढने आया है। और फिर उसका अहंकार पल भर में प्रशंसा में बदल जाता है। तो ये दंतुल आया क्यों था? वो लाया था एक राजकीय सम्मान, सम्राट चंद्रगुप्त की तरफ से कालिदास के लिए एक आधिकारिक निमंत्रण, राजधानी उज्जैनी का राजकवि बनने का। अब ये कोई मामूली जॉब ऑफर नहीं है। ये उनकी प्रतिभा को, उनके हुनर को मिली एक ऐसी पहचान है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सही मायनों में ये वो पल है जब कालिदास की निजी दुनिया का टकराव सार्वजनिक दुनिया से होता है। अब देखते हैं कि इस खबर से संघर्षों का ताना बाना कैसे बुना जाता है। मतलब आप सोचेंगे कि ये तो खुशी की बात है, सब एक हो जाएंगे, पर होता इसका ठीक उल्टा है। ये खबर हर किसी के मन में छिपे इरादों को, उनके डरों को सतह पर ले आती है और इससे संघर्ष कम होने की बजाय और भी गहरा हो जाता है। सबसे बड़ा टकराव तो माँ और बेटी के बीच ही है। मल्लिका, वो तो आदर्शवादी है। उसे इसमें कालिदास की प्रतिभा के लिए एक शानदार मौका दिखता है। उसे लगता है कि उनकी कला एक बड़े मंच की हकदार है। दूसरी तरफ है अंबिका, जो पूरी तरह यथार्थवादी हैं। उन पर इस खबर का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो और भी चिंतित हो जाती हैं। उन्हें डर है कि उनकी बेटी एक अनजाने भविष्य में खो जाएगी और हाथ लगेगा तो सिर्फ दुख। और ये दबाव सिर्फ घर के अंदर नहीं है, बाहर से भी आ रहा है। एक तरफ है मातुल, कालिदास के संरक्षक। वो तो एक नंबर के अवसरवादी हैं। उन्हें बस इस राजकीय पद से मिलने वाले फायदे दिख रहे हैं, पैसा, इज्जत, सब कुछ। और फिर है विलोम, जो कालिदास का प्रतिद्वंद्वी है। वो भी मल्लिका से प्रेम करता है और कालिदास की सफलता से जल भुनकर राख हुआ जा रहा है। उसके ताने इस पूरे माहौल को और भी जहरीला बना देते हैं। अब आते हैं उस इंसान पे जिसके लिए ये सब हो रहा है, कालिदास। बाहर तो विचारों का एक तूफान मचा हुआ है, लेकिन असली उथल-पुथल तो कालिदास के अंदर चल रही है। वो एक गहरी दुविधा में, एक झिझक में फंस गए हैं। तो कालिदास के मन में सवाल क्या है? यही कि ये जो राजकीय सम्मान मिला है, ये एक अवसर है
या एक संकट? बाकी सबको तो जवाब साफ दिख रहा है, कोई हाँ कह रहा है, कोई ना। लेकिन कालिदास के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये उनकी कला, उनके अस्तित्व के भविष्य का सवाल है। उन्हें डर किस बात का है? उन्हें लगता है कि उनकी जो रचनात्मकता है, जो लिखने की कला है, वो इस गांव से, यहाँ की प्रकृति से जुड़ी है। उन्हें डर है कि दरबार का वो ऐशो आराम, वो बनावटीपन कहीं उनकी कला को ही ना निगल जाए, शहर की जिंदगी उनकी असली आवाज को ही ना खत्म कर दे। मजे की बात देखिए, जो डर उनके दुश्मन विलोम को है, वही डर उन्हें भी है कि कहीं वो खुद को ही ना खो दें। मतलब विडंबना देखिए, जो सम्मान उनकी कला के लिए मिला है, उन्हें डर है कि वही सम्मान उनकी कला को खत्म कर देगा। तो जब कालिदास इस तरह शक और दुविधा में फंसे हुए हैं, तब एक इंसान आगे आता है। एक ऐसा इंसान जो उनके लिए फैसला लेता है, अपने लिए नहीं, बल्कि कालिदास की कला के लिए, उनकी विरासत के लिए। और वो इंसान है मल्लिका। वो कालिदास से कहती है, वो तर्क देती है कि उनकी जो प्रतिभा है, उसे इस एक छोटे से गांव में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये तो पूरी दुनिया के लिए है। सोचिए, उसका विश्वास कितना अटूट है। वो मानती है कि कालिदास को ये बड़ा मंच अपनाना ही होगा, भले ही इसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़े, भले ही उसे पीछे क्यों न रहना पड़े। वो चाहती है कि कालिदास की कीर्ति, उनका नाम दूर दूर तक फैले, चाहे इसके लिए उसे खुद कालिदास से जुदाई ही क्यों ना सहनी पड़े। और बस यही है नाटक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मल्लिका अपने प्यार की खातिर उस महत्वाकांक्षा की वकील बन जाती है जिससे कालिदास खुद डर रहे थे, और वो जानबूझकर अपनी मर्जी से कालिदास की महानता के लिए अपने दिल के टूटने की कीमत चुकाने को तैयार हो जाती है। तो मल्लिका के इस बलिदान को देखकर, उससे हिम्मत पाकर, कालिदास आखिरकार वो राजकीय सम्मान स्वीकार कर लेते हैं। और इसी के साथ पहला अंक एक बहुत बड़े फैसले पर खत्म होता है। एक ऐसा फैसला जो जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या बड़ी प्रतिभा को सफलता पाने के लिए व्यक्तिगत बलिदान देना ही पड़ता है? क्या ये एक जरूरी कीमत है? तो पहला अंक हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या महानता हमेशा बलिदान मांगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस नाटक में ही नहीं गूंजता, बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं गूंजता रहता है।